नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि गाजा को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा की। इस घोषणा के बाद क्या होगा हमास का और इस पर क्या रुख है इजराइल का। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संघर्ष की। जानेंगे ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का क्या है ताजा अपडेट। हॉर्मुज के साथ साथ अब लाल सागर की घटनाओं ने भी कैसे चिंता बढ़ाई दुनिया की। क्या इस संघर्ष के हल होने की कोई किरण दिख रही है? साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि एक छोटी घटना से कैसे जल उठा आधा नेपाल और इस पर क्या कहना है प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, गाजा शांति रोड मैप पर सहमति। हमास छोड़ेगा हथियार, इजरायली सेना पीछे हटेगी। इजरायली प्रतिक्रिया का इंतजार। हमास ने की पुष्टि, रखी शर्त आईडीएफ की वापसी पर ही निरस्त्रीकरण संभव। ईरान का पलटवार, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक का दावा। कुवैत ने विफल करने का किया दावा। सीनेट में एक वोट से गिरा ईरान पर हमले रोकने का बिल। पीओके में हालात बदतर, जुमे की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद में सड़कों पर फूटा जनाक्रोश। भारत की मानवाधिकार उल्लंघनों और बर्बरता के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की मांग। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर हिमस्खलन के चलते लापता 10 पर्वतारोहियों में से 4 के शव बरामद। मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा पर्वतारोहियों में थे शामिल। 30 जुलाई को बेस कैंप से टूट गया था संपर्क। स्पेन के सेउटा में बड़ा प्रवासी संकट, 24 घंटे में पहुंचे 60,000 लोग। मोरक्को से आए थे प्रवासी। बॉर्डर पर सेना ने रोका तो भगदड़ मची, अब तक 34 की मौत। पीएम सांचेज ने बताया हमला। और आइए आपको लिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। कई महीनों से जंग की आग में जल रहे गाजा से अब शांति की एक नई उम्मीद सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास और दूसरे सशस्त्र गुटों के साथ हथियार छोड़ने को लेकर एक अहम समझौते पर सहमति बन गई है। इस योजना के तहत हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार डालेगा, जबकि इजरायली सेना भी धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी। क्या ये समझौता गाजा में स्थायी शांति की नींव रख पाएगा या फिर चुनौतियां इस राह को मुश्किल बना देंगी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कई महीनों की जंग, तबाही और खून खराबे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा से गाजा में शांति की नई सुबह की उम्मीद काफी बढ़ गई है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हमास और दूसरे सशस्त्र गुटों के साथ हथियार छोड़ने को लेकर एक समझौते पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत हमास हथियार डालेगा और इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी। ट्रंप के मुताबिक इस डील को फाइनल कराने में बोर्ड ऑफ पीस ने अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप की पहल पर ही इस साल की शुरुआत में गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने औपचारिक रूप से कामकाज शुरू किया था। अब इस समझौते को समूह के 20 सूत्रीय गाजा शांति फार्मूले का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक समझौता कई चरणों में लागू होगा। जैसे जैसे हमास अपने हथियार डालेगा, वैसे वैसे इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी। योजना के तहत हमास अपने सैन्य ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। इसमें हथियारों के भंडार, सुरंगों के नेटवर्क और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह नष्ट करना शामिल है। सबसे पहले छोटे सशस्त्र गुट हथियार डालेंगे और इसके बाद हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया कई चरणों में लागू की जाएगी। हर चरण की स्वतंत्र निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन होगा जो सुनिश्चित करेगी कि सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। कोई भी पक्ष तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक दूसरा पक्ष अपने वायदे पूरा नहीं करता।
शांति योजना के दूसरे चरण के तहत गाजा में प्रशासन चलाने के लिए फिलिस्तीनी विशेषज्ञों की एक समिति नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा का गठन किया जाएगा। ये कमेटी बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। हमास ने भी समझौते की पुष्टि की है। इजरायली मीडिया के अनुसार ईरान ने समझौता नहीं मानने के लिए कहा था, लेकिन हमास ने इसे अनसुना कर दिया। वहीं इजरायल की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है, जबकि मिस्री मीडिया के अनुसार जल्द ही काहिरा में गाजा शांति योजना के मध्यस्थ देशों की अहम बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि कई जानकार शांति योजना की कई चुनौतियों का जिक्र कर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मामला सिर्फ हथियार जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमास के पूरे सैन्य ढांचे को खत्म करने से जुड़ा है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को लंबा और बेहद जटिल माना जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी कई हैं। क्या दशकों की दुश्मनी के बीच भरोसे की नई जमीन तैयार हो पाएगी? क्या हथियार की खामोशी गाजा में स्थायी शांति की आवाज बन पाएगी? आने वाले दिन इस शांति योजना की असली परीक्षा होंगे। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभुदयाल जी, पहला सवाल यही है कि क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमास भी कहीं न कहीं एक तरह से राजी हो गया है, हालांकि इजराइल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, अगर ये युद्ध जो गाजा में चल रहा था खत्म होता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इतना आसान नहीं है ये जो बोर्ड ऑफ पीस के प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट कर। ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि बस बोर्ड ऑफ पीस ने पूरा जो है सब हल कर दिया है पूरी समस्या को, और उन्होंने ये कहा है कि हमास जो है वो मान गया है कि वो पूरी तरह से डिसआर्म हो जाएगा और उसके बाद इजराइल विड्रॉ कर देगा। लेकिन हमास का कहना कुछ और है। हमास ये कह रहा है कि पहले इजराइल विड्रॉ करना शुरू करे और उसका ये विड्रॉल फेज होगा, हम भी फिर धीरे धीरे अपने हथियार हैंड ओवर करेंगे। इस बोर्ड ऑफ पीस ने जो एक फोर्स बनाई है उसको, तो हमास ये नहीं कह रहा है कि वो एकदम से सरेंडर कर देगा। हमास ये कह रहा है कि ठीक है, हम सरेंडर करेंगे अपने वेपन्स, लेकिन इजराइल साथ साथ विड्रॉ करे गाजा से। इजराइल का कहना कुछ और है। इजराइल कहता है कि जब तक पूरी तरह से डीमिलिटराइजेशन नहीं हो जाता, यानी हमास पूरी तरह से अपने हथियार नहीं समर्पण कर दे, तब तक हम विड्रॉल स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बात तो अटकी हुई है। हमास के कहने में और इजराइल के जो कहने में काफी फर्क है। हमास कह रहा है कि पहले साथ साथ विड्रॉल हो और तभी डीमिलिटराइजेशन होगा। इजराइल का कहना है कि पूरी तरह से डीमिलिटराइजेशन होगा। प्रभुदयाल जी, जो ट्रम्प की ओर से घोषणा की गई है उसमें कहा गया है कि हमास पहले अपने हथियार डालेगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इजराइल विड्रॉ करेगा। इजराइल की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि हमास की ओर से एक तरह का सहमति इसको लेकर जताई गई है। तो ये किस तरह से आप इसको देखेंगे? ये कितनी मुश्किलें आने वाले समय में आएंगी? देखिए, इजराइल ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से डीमिलिटराइज नहीं होगा, अपने हथियार नहीं समर्पण करेगा, हम नहीं विड्रॉ करेंगे। लेकिन देखिए, यही मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र हो रहा है कि हमास ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम ये नहीं कि पूरी तरह से अपने हथियार समर्पण कर देंगे और इजराइल उसके बाद विड्रॉ करे, क्योंकि उन दोनों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे एतबार नहीं है। हमास का ये समझना है कि हम अपने हथियार समर्पण कर दें और फिर इजराइल विड्रॉ ना करे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। तो वो दोनों साइड्स में जो इतना मिसट्रस्ट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस इम्प्लीमेंटेशन में बाधा बनेगा। और प्रभुदयाल जी, इसको थोड़ा सा अगर हम सकारात्मक नजरिए से देखें और ऐसा हो जाता है अगर कि हमास पहले अपने हथियार डालने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद इजराइल भी कह दे कि हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, तो ये गाजा के लिए कितनी बड़ी खबर है? गाजा के लोगों के लिए कितना बड़ा एक राहत भरी खबर इसको कहा जा सकता है? गाजा के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर होगी,
क्योंकि उनकी जो हालत है वो नरक से बदतर है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस का प्लान है, इसके तहत गाजा में रिकंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन देखिए उसमें भी एक मसला है जी। जो बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है कि $70 बिलियन की जरूरत होगी कम से कम, और अभी तक जो कमिटमेंट हुआ है वो सिर्फ $7 बिलियन जी। तो जिस तरह के अरमान हैं वो कैसे पूरे होंगे ये जरा मुश्किल है। फिर भी अगर ये युद्ध खत्म होता है तो सबसे ज्यादा फायदा इसमें गाजा के लोगों का होगा। उनके तो हालत बहुत ही खराब है, बिल्कुल नरक की जिंदगी वो जी रहे हैं। ना उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ना उनके पास कोई अच्छी खाने पीने की जो सहूलियतें हैं वो हैं। तो वो तो किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, फिर भी वहां कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे विचार में अगर खत्म होता है तो बहुत अच्छा। लेकिन जो प्रभुदयाल जी, इस सब के बीच जो एक अलग फलस्तीन को लेकर के बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं वो रखा गया था, लेकिन वो बहुत ये कहें कि ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं वो दब गया इस पूरे पीस प्लान के तहत। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में क्या इसको भी हम साकार होते हुए देखेंगे? देखिए बात तो ये थी कि जो भी बातचीत होगी ये पैलेस्टीनियन होमलैंड को बनाने के संपर्क में हो कि वहां पर एक पैलेस्टीनियन होमलैंड बने। लेकिन इजराइल तो बार बार ये कहता है कि वो पैलेस्टीनियन होमलैंड नहीं बनने देगा। तो क्या अमेरिका इजराइल की जो शर्तें हैं वो मान जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते कि इजराइल का बहुत जोर है अमेरिका के ऊपर। इजराइल बहुत हद तक वो करवा सकता है अमेरिका से जो और कोई नहीं करा सकता, क्योंकि इनकी अलायंस बहुत मजबूत है। तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इजराइल का सोचना, और मेरे विचार में जो इजराइल की सोच है वो एक ऑब्स्टिकल। ठीक है प्रभुदयाल जी, इस सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि ईरान नहीं चाहता था कि हमास इसके लिए एग्री करे, लेकिन हमास एग्री कर गया है। तो ये हमास और ईरान के बीच के जो संबंध हैं उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हमास जो है वो भी एक तरह से ईरान का प्रॉक्सी है। दूसरे प्रॉक्सीज हैं हूतीज और हिजबुल्लाह, यानी कि ईरान उसको वेपन्स देता था, ट्रेनिंग देता था, और बहुत हद तक हमास और ईरान में तालमेल। देख ईरान जो है वो चाहे जितना चाहे कि ये लड़ाई चलती रहे, लेकिन जो गाजा के लोग हैं वो चाहते हैं कि खत्म हो। तो उनका प्रेशर है हमास के ऊपर कि वो शर्तें मान जाए। लेकिन अगर वो शर्तें मानता है तो उसको अपना फ्यूचर देखना होगा। वो तो डरता है कि हमको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी मामला बहुत डेलिकेट है। लेकिन देखिए जो इस वक्त लड़ाई चल रही है इस रीजन में, ईरान की और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की, दोनों साथ में ये जो लड़ाई है ये जुड़ी हुई है गाजा की लड़ाई से। ये पूरी एक समस्या है, क्योंकि ईरान की जो हॉस्टिलिटी है इजराइल के प्रति वो बहुत हद तक इस वजह से है क्योंकि ईरान का मानना है कि पैलेस्टीनियंस को होमलैंड मिलनी चाहिए। उनको अपनी होमलैंड से निकाल दिया गया, और जब तक उनको होमलैंड नहीं मिलेगी तब तक इजराइल का नाक में दम करते रहना हो। देखिए ईरान तो यहां तक ये कहता है कि इजराइल को खत्म कर देना, इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो अगर ये लड़ाई इधर गाजा में खत्म होती तो ईरान के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस रीजन के संबंध में उसमें यही सूटेबल है कि हमास लड़ती रहे इजराइल के खिलाफ और ये लड़ाई बनना। ठीक है प्रभुदयाल जी, अब ये भी देखना होगा कि क्या वहाँ पर जो इंटरनेशनल एक फोर्स की बात हो रही है वो फोर्स किस तरह से वहाँ पर डिप्लॉय की जाती है। प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities.
तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमले का दावा किया है, जबकि समुद्र में भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। लाल सागर से लेकर हॉर्मुज तक सैन्य गतिविधियां तेज हैं और सऊदी जैसे देश नए सुरक्षा गठबंधन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। आखिर कैसे ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। कुछ दिनों की खामोशी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बारूद, मिसाइल और ड्रोन फिर निकल आए हैं। पश्चिम एशिया की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। हमले में लड़ाकू विमानों के शेल्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सैन्य उपकरणों के भंडार ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान ने इस हमले को अमेरिकी कार्रवाई का जवाब बताया है। ईरान ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा किशन द्वीप पर किए गए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इसे आतंकी हमला बताते हुए कहा कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इराक में हुए अमेरिकी सऊदी हमलों में मारे गए ईरान के 5 IRGC जवानों के शव ईरान पहुंच गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने बुधवार को इराक में ईरान समर्थित हथियार बंद गुटों के खिलाफ हवाई हमले किए थे। इन हमलों में इराक के शक्तिशाली ईरान समर्थित संगठन हशद अल शाबी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब समुद्री रास्ते जंग का बड़ा मोर्चा बनते जा रहे हैं। एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण व्यापार ठप होने जैसी स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती लाल सागर में जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने मिलकर मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस गठबंधन में शामिल होने के लिए 50 देशों को न्योता भेजा गया है। हूती समूह ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। इस नए गठबंधन में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, जिबूती, सोमालिया, सूडान और कोमोरोस शामिल हैं। उधर IRGC ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे में होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों को रोकने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि ये जहाज तय रास्ते के बजाय दूसरे मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मिस्र भी इस संघर्ष की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। मिस्र की सरकार ने दमियाता बंदरगाह पे हुए ड्रोन हमलों की जांच शुरू कर दी है। इस हमले में अमेरिका के 2 गैस जहाजों में आग लग गई थी। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया। गुरुवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 49 जबकि विरोध में 50 वोट पड़े। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, पश्चिम एशिया के जो हालात बन गए, हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक हालात बहुत खराब हैं। हमले हालांकि पिछली बार की तरह नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके असर की हम बात करें तो दुनिया में बहुत बड़ा संकट इससे हो सकता है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? मेरे विचार में जो ये लड़ाई चल रही है, इसका भौगोलिक क्षेत्र यानी जियोग्राफिकल एरिया अब बहुत बढ़ गया, क्योंकि जैसा आपने कहा अभी तक ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे दबाव बना हुआ था और जो कंट्रीज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को इस्तेमाल कर रहे थे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स के लिए, उन पे प्रेशर। लेकिन अब जो हूथीज ने रेड सी पे अटैक शुरू किए हैं, इससे बाब अल मंदब का इस्तेमाल होना और साथ ही साथ
सुएज कैनाल का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। बंद ही हो गया है, क्योंकि वहां से क्यों जहाज जाएंगे जहां अटैक्स हो सकते हैं उनके ऊपर। अब देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पोर्ट्स इधर गल्फ में भी थे और उधर जो रेड सी में भी। जी। तो जब उसको यहाँ से तेल भेजने में मुश्किलात पेश आई तो उसने इस्तेमाल करना शुरू किया अपने उन पोर्ट्स का जो रेड सी में है। लेकिन अब हुतीज ने अगर वहां लड़ाई छेड़ दी तो जो वहां से तेल जा रहा था वो बंद हो जाएगा। साथ ही साथ बाब अल मंदब से जहाज जो है, कार्गो शिप्स दाखिल होते हैं और स्ट्रेट हॉर्मुज के सुएज कैनाल के थ्रू वो जाते हैं यूरोप। तो ये पूरा ट्रेड इस क्षेत्र का बंद हो गया, ना यूरोप जा सकते हैं ना इधर से जो ऑयल शिप्स है। इसके अलावा देखिए, इजराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसका नाम है एलियात, और जॉर्डन का इकलौता पोर्ट है अकबा। इन दोनों पे भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो इजराइल एक तरफ और जॉर्डन करते हैं अपने सामान इंपोर्टेड एक्सपोर्ट के लिए थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब और रेड सी। अब ये बंद हो गया, तो इससे जो इस क्षेत्र का जो इस तरह से तनाव बढ़ने का हम देख रहे हैं, इससे पूरे रीजन में जो लड़ाई है ये बहुत आगे बढ़ जा रही है। इजिप्ट में भी अटैक हो गए। देखिए, अमेरिकन ऑयल स्टोरेज टैंक एरिया है, टैंकर, वो वहां पर दमियत्ता पोर्ट पे है, मेडिटेरेनियन पे है वो दमियत्ता पोर्ट, वहां पर हुती ने अटैक कर दिया। तो इस तरह से जो इस लड़ाई का क्षेत्र है ये और बढ़ता जा रहा है और ये बड़े एक चिंता का विषय। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, अमेरिका दबाव बनाने के लिए लगातार ईरान पे हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की जो पावर ऑफ रेजिलियंस है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ईरान खाड़ी के अन्य देशों पर हमले कर रहा है, वो अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। इस सब के बीच अमेरिकन पॉलिटिक्स की हम बात करें तो वहाँ पर जो वॉर पावर एक्ट की अगर हम बात करें तो एक वोट से वहाँ पर गिरा है, जो ईरान के ऊपर हमले रोकने के लिए वहाँ पर सीनेट में लाया गया था। तो ये मामला किस ओर बढ़ रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है ईरान, अमेरिकन पॉलिटिक्स ट्रंप के ऊपर दबाव बना रही है और अमेरिकन आर्मी ईरान के ऊपर दबाव बना रही है। देखिए, सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी, इसलिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बन रहा था इस लड़ाई को बिल्कुल रोकने के लिए, वो जैसा आपने कहा एक वोट से हार गया। तो अभी जो किसी तरह का प्रेशर नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, और वो लड़ाई छेड़ते रहना चाहेगा तो करेगा। और मेरे विचार में ट्रंप साहब ने तो ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो रोकने वाले नहीं है टैक्स को, और दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि हम नहीं रोकेंगे। तो इस वजह से ये लड़ाई चलती रहेगी और इससे जो दुनिया भर में संकट फैला हुआ है, मसलन ऑयल का जो, ये सब जो है और आगे चलता जाएगा, फैलता जाएगा। ऑयल प्राइसेस अब करीब $90 पर बैरल पहुंच गए हैं। तो आप सोचिए कि इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना बुरा असर हो रहा है, इन सब पे और ज्यादा असर होता जाएगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया, उधर बाब अल मंदब बन रहा, और जो नए नए ग्रुप बन रहे हैं, नए नए ग्रुप, खासकर जो सऊदी ने कई देशों का एक ग्रुप बनाया है वहां पर इस सब से लड़ने के लिए, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं वो तो कोशिश करेंगे कि हुतीज के अटैक बंद कराए जाए, हुतीज पे प्रेशर डाला जाए, लेकिन हुतीज इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। देखिए, एक तो जो सऊदी अरब में और हुतीज में बड़ा रिलीजियस डिवाइड है। हुतीज जो है वो शिया और इनकी हमेशा से अनबन रही है सऊदी अरेबिया के साथ, ये बहुत पहले से एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ठीक तो है सर। अब यह उभर के आगे आई है। इसी तरह से हिजबुल्लाह पे भी जो अटैक्स है वो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि हिजबुल्लाह भी शिया है। तो ये दोनों तो सबसे पक्के प्रॉक्सीज है ईरान के, हुतीज एंड हिजबुल्लाह, और ये पूरी तरह से अब लड़ाई में आ गए। तो मेरे विचार में ये बड़ा एक मुश्किल हालात की तरफ ठीक है सर।
प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश के दक्षिणी हिस्से में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच हुई झड़पों में 3 लोगों की मौत के बाद शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल रविवार को भारतीय सीमा के पास सुनसारी जिले के एक गांव में हिंसा शुरू हुई। ये हिंसा एक हिंदू जुलूस के दौरान तेज आवाज में संगीत और धार्मिक झंडों को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए विवाद के बाद भड़की। यूक्रेन पर भीषण होते रूसी हमलों के बीच रूस के वोल्गोग्राद इलाके में आज तड़के यूक्रेनी ड्रोन हमले से एक एनर्जी फैसिलिटी और ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज गोदामों में आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने गुरुवार को एक गांव पर हमले के लिए उत्तर कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये इस साल युद्ध के दौरान इस तरह के हथियार के इस्तेमाल का पहला मामला है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पहली बार इंग्लैंड के मेयरों को इनकम टैक्स से होने वाली कमाई का हिस्सा देंगे। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर रह चुके बर्नहम ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय मेयरों को सशक्त बनाने को अपनी शुरुआती राजनीतिक प्राथमिकता बनाया है। बर्नहम के ऑफिस ने कहा कि मेयरों को स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किए गए राजस्व का बड़ा हिस्सा अपने इलाके के विकास के लिए जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। स्पेन ने उत्तरी अफ्रीका में अपने इलाके स्वीटा में पुलिस की मदद के लिए सेना की टुकड़ियां तैनात की हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मोरक्को से बड़ी संख्या में प्रवासी समुद्र और जमीन के रास्ते इस इलाके में घुस रहे हैं। गुरुवार को ही 2000 से 3000 लोग स्यूटा में दाखिल हुए थे। मोरक्को की तरफ से करीब 85,000 लोग इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोकने पर मोरक्को सीमा पर आगजनी और हिंसा देखी गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फेडरल पुलिस को राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के बेटे की जांच करने की मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते फेडरल पुलिस ने फाबियो लुइस लूला डा सिल्वा के खिलाफ जांच शुरू करने की मंजूरी मांगी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन एंटोनियो कार्लोस कैमिलो एंट्यून्स के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार किया। मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की अगुवाई में 10 पर्वतारोही उत्तरी पाकिस्तान में एक चढ़ाई अभियान के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद लापता हो गए हैं। पाकिस्तान के अल्पाइन क्लब ने बताया कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ब्रॉड पीक पर पर्वतारोहियों की एक टीम के बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद वो सभी लापता हो गए थे। अभी तक 4 शवों को निकाला गया है।